नमस्कार बच्चों, स्वागत है वेदिका पथ में। यहाँ हम इंटर बिहार बोर्ड हिस्ट्री को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, बिना एक्स्ट्रा कहानी, बिना टाइम वेस्ट। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, चीनी तीर्थयात्री हेनसांग कब भारत आए? तो जो चीनी यात्री हेनसांग हैं वह कब भारत आए हैं? तो याद रखिएगा कि ये भारत आए हैं 7वीं सदी में। कब आए हैं? 7वीं शताब्दी में, 7th सेंचुरी में हेनसांग भारत को आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अलबिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया? अलबिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी लेकर गया? तो याद रखिएगा सुल्तान महमूद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें कि रेहला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है, रेहला के लेखक कौन है? तो रेहला के लेखक कौन हो जाएंगे? तो रेहला के लेखक याद रखिएगा इब्न बतूता। कौन है रेहला के लेखक? तो रेहला के लेखक है इब्न बतूता। वहीं अगर हम बात करें कि जो फ्रांसवा बर्नियर है, फ्रांसवा बर्नियर क्या था? फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो याद रखिएगा यह एक फिजिशियन था, चिकित्सक था, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि जो फाहियान है, फाहियान कौन था? तो याद रखिएगा कि जो फाहियान है वह एक चीनी तीर्थयात्री था। कौन? फाहियान, ध्यान रखिएगा। वहीं अगर बात करें कि जो किताब उल हिंद है, किताब उल हिंद किसकी रचना है? तो किताब उल हिंद अलबिरूनी की, किसकी रचना है? अलबिरूनी की रचना है, याद रखिएगा। अलबिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? अलबिरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखिएगा अलबिरूनी का जन्म हुआ था ख्वारिज्म में। कहाँ हुआ था? ख्वारिज्म में अलबिरूनी का जन्म हुआ था। वहीं अगर बात करें कि जो किताबुल रहला है में यात्रा वृतांत किसका है? किताबुल रहला में यात्रा वृतांत किसका है? तो याद रखिएगा किसका हो जाएगा? तो यह हो जाएगा इब्न बतूता का। किसका? इब्न बतूता का। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा मध्य युग के बारे में पूछ रहा है कि मिडाइवल ट्रेवलर को किसको सरताज कहा जाता है? तो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज बोला जाता है किसको? तो याद रखिएगा इब्न बतूता को। किसको बोला जाता है? इब्न बतूता को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा इब्न बतूता को। आगे अगर बात करें कि इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था? इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय। मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इब्न बतूता भारत में कितने वर्ष तक रहा? इब्न बतूता भारत में कितने वर्ष तक रहा? तो यह 8 वर्ष तक रहा। कितने वर्ष तक? 8 वर्ष तक रहा। नेक्स्ट बात करें, दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की थी? तो दिल्ली से दौलताबाद किसने राजधानी परिवर्तित की थी? तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडोलॉजी किसे कहा जाता है रूस में? तो याद रखिएगा यह हो जाएगा जीएस लेबेदेव। कौन है? जीएस लेबेदेव को। नेक्स्ट, हेनसांग किस देश का यात्री था? जो हेनसांग है वह किस देश का यात्री था? तो चीन का था। कहां का था? चीन का था। तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृतांत है? तो तहकीक हिंद अलबिरूनी की यात्रा वृतांत है। ये सब सारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? तो मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था। अलबिरूनी किसके साथ भारत आया? अलबिरूनी किसके साथ भारत आया? तो ध्यान रखिए महमूद गजनी के साथ। किसके साथ भारत आया? महमूद गजनी के साथ आया। वहीं भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो याद रखिएगा कौन हो जाएगा? पुर्तगाली। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा? तो वास्को डिगामा कब भारत पहुंचा था? तो 1498 में, 1498 में, याद रखिएगा। इंडिका किसकी यात्रा वृतांत है? इंडिका किसकी है? मेगास्थनीज की है, ध्यान रखिएगा। इसे बहुत इजी सवाल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम सहस्त्रवादी के मध्य के आते जाते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश जिन धार्मिक इमारतों से चिन्हित हो गया वे 3 इमारतें थी। तो ये 3 इमारतें कौन कौन थी? याद रखिएगा स्तूप, विहार और मंदिर। इस तरीका से आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिक व चक्कार
तमिल क्षेत्र से संबंधित मणिक्व चक्कार की दो विशेषताएं थी। तो दो विशेषताएं मणिक्व चक्कार की क्या थी? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा आपका शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्तिगत के रचनाकर। नेक्स्ट का बात करें कि 7वीं शताब्दी के भारतीय धार्मिक विश्वासों की सबसे प्रभावी विशेषता थी। तो 7वीं शताब्दी के भारतीय धार्मिक विश्वासों की सबसे प्रभावी विशेषता क्या थी? तो याद रखिएगा यह हो जाएगा साहित्य और मूर्तिकला दोनों में कई देवी देवताओं को ज्यादा से ज्यादा दिखाई देना। साहित्य और मूर्तिकला दोनों में कई देवी देवताओं को ज्यादा से ज्यादा दिखाई देना, याद रखिएगा, बहुत ध्यान से वीडियो देखिए। नेक्स्ट का बात करें जगन्नाथ। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या है? जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो सिंपल ध्यान रखना है, जगन्नाथ का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या है? तो संपूर्ण, जगन्नाथ का क्या हो गया? तो संपूर्ण विश्व का स्वामी, संपूर्ण विश्व का स्वामी, याद रखिएगा। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? संपूर्ण विश्व का स्वामी। नेक्स्ट देखते हैं मारीची। मारीची या मानीची भी आपको कहीं कहीं दिखाई देगा, तो याद रखिएगा मानीची या मारीची भी। तो याद रखिएगा मानीची कौन थी? मानीची कौन थी? तो याद रखिएगा मानीची कौन थी? तो यह बौद्ध देवी थी। कौन थी? बौद्ध देवी थी, याद रखिएगा, बुद्धिस्ट गॉडेस थी। नेक्स्ट 8वीं से 18वीं शताब्दी, 8वीं से 18वीं शताब्दी तक तथा वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए वे कौन थे? तो याद रखिएगा वे कौन थे? अग्नि थे, इंद्र थे और सोम थे। मतलब कि 8वीं से 18वीं शताब्दी तथा वैदिक देवकुल के जो 3 देवता पूरी तरह गौण हो गए, मतलब गायब हो गए एक तरीका से, वह कौन थे? तो अग्नि, इंद्र तथा सोम। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को जिन 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को जिन 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं वे कौन थे? तो ध्यान रखिएगा सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण, सगुण और निर्गुण। नेक्स्ट का बात करते हैं कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों और नयनारों के नेतृत्व में जब उदय हुआ उस समय कौन सी शताब्दी थी? सवाल है कि प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवारों और नयनारों के नेतृत्व में जब इनका उदय हुआ उस समय कौन सी शताब्दी थी? तो ध्यान रखिएगा यह लगभग 9वीं शताब्दी थी। कौन थी? 9वीं शताब्दी थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट जाति के प्रति अलवार और नयनार संतों का दृष्टिकोण प्रगतिशील था क्योंकि उन्होंने इसके विरोध में आवाज उठाई, विरोध में आवाज उठाई। नेक्स्ट नल पीरा दिव्य प्रबंधन, नल पीरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन किया जाता है। तो नल पीरा दिव्य प्रबंधन का वर्णन कहां किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा तमिल वेद के रूप में, तमिल वेद के रूप में। वहीं नेक्स्ट का बात करें कि अंडाल, अंडाल का सही परिचय क्या है? अंडाल मतलब कौन थी? तो याद रखिएगा कि जो अंडाल है वह कौन है? वह अलवार स्त्री थी। क्या थी वह? अलवार स्त्री थी, ध्यान रखिएगा। वहीं बात करें कि 10वीं शताब्दी तक जिन अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था उनकी संख्या थी। 10वीं शताब्दी तक जिन अलवार संतों, अलवार किसके पूजा करते थे? विष्णु के। तो अलवार संतों की रचनाओं का संकलन किया गया था, उनकी संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? तो उनकी संख्या आपका हो जाएगा कितना? उनकी संख्या हो जाएगी 12। कितनी? 12। अलवारों की संख्या कितनी थी? 12 थी। वहीं अगर नेक्स्ट का बात करें कि दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहें, दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहें, कब से कब तक बने रहें? तो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक, 9वीं से 13वीं शताब्दी तक दक्कन में चोल शक्तिशाली बने रहें, याद रखिएगा। नेक्स्ट बासवन्ना, बासवन्ना बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। बासवन्ना नए आंदोलन के चालक थे, बासवन्ना नए आंदोलन के चालक थे। तो याद रखिएगा कि यह ब्राह्मण याद रखिएगा ब्राह्मण थे। तो बासवन्ना नए आंदोलन के चालक थे, जो क्या थे? वो ब्राह्मण थे, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट का बात करें कि कन्नड़ भाषा मुख्यतः जिस प्रांत में आजकल प्रयोग लाई जाती है, कहां पे कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो ध्यान रखिएगा कर्नाटका में, कर्नाटका में कन्नड़ भाषा बोली जाती है।
शैव संत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शैव संत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नयनार, शिव भगवान के नयन, तीसरा आंख खुल जाएगा। तो याद रखिएगा, शैव संत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नयनार के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ? भक्ति आंदोलन का जन्म कहाँ हुआ? तो आपको ध्यान रखना है कि भक्ति आंदोलन का जन्म दक्षिण भारत में हुआ, साउथ इंडिया में हुआ, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट का कि भक्ति आंदोलन को कौन सा संत दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया? भक्ति आंदोलन को कौन सा संत दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाया? तो आपको ध्यान रखना है कि यह रामानंद थे। कौन थे? रामानंद थे। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस ग्रंथ को तमिल वेद की संज्ञा दी जाती है? किस ग्रंथ को तमिल वेद की संज्ञा दी जाती है? तो ध्यान रखिएगा, तमिल वेद की संज्ञा किसको दी जाती है? तो आपको ध्यान रखना है, नल चिरादिव्य प्रबंधम, नल चिरादिव्य प्रबंधन को तमिल वेद का संज्ञा दिया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अलवार संत किस देवता या देवी की पूजा करते थे? तो अलवार संत किसको पूजा करेंगे? वैष्णव को, वैष्णव को। अलवार संत किसको? वैष्णव को। नयनार शैव को, शैव को। नेक्स्ट 41, नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? तो नयनार संतों की संख्या कितनी बताई गई है? 63, याद रखिएगा। और अलवारों की संख्या 12, याद रखिएगा। नेक्स्ट करते हैं, किस अलवार स्त्री संत को दक्षिण की मीरा कहा जाता है? किस अलवार स्त्री संत को दक्षिण की मीरा कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि अंडाला को दक्षिण की मीरा बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तबरम नामक संकलन किस शैव संत का है? जो तबरम है, तबरम नामक संकलन किस संत का है? तो याद रखिएगा, यह हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? तबरम नामक संकलन किस शैव संत का है? तो याद रखिएगा, यह हो जाएगा सुंदर। क्या हो जाएगा? सुंदर का। तबरम नामक किस शैव संत का है? तो सुंदर नामक जो संत हैं उनका है। सूफी परंपरा में खानका, सूफी परंपरा में जो यह खानका है वह किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, वह आपको हो जाएगा सूफी साधकों के शरण स्थल को। जो सूफी साधक होते हैं उनके जो शरण स्थल है, जो निवास स्थान है, उसी को क्या बोला जाता है? उसी को खानका बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर नेक्स्ट का बात करें कि सूफीवाद में पीर या गुरु अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था, सूफीवाद में पीर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था, तो याद रखिएगा कि यह क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा वली को। किसको? वली को। उसको क्या बोलते थे? वली बोलते थे। नेक्स्ट, अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? तो आपको याद रखना है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का। अजमेर में किस सूफी संत का दरगाह है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का, याद रखिएगा। गयासुद्दीन तुगलक किस सूफी संत से संबंध उनका खराब था? गयासुद्दीन तुगलक का किस सूफी संत से उनका संबंध खराब था? रिश्ते ठीक नहीं थे। तो यह हो जाएगा कौन? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि गयासुद्दीन तुगलक का किस सूफी संत से संबंध खराब था? तो निजामुद्दीन औलिया से खराब था। नेक्स्ट, किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था? किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा वह कौन हो जाएंगे? वह हो जाएंगे आपके शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती का नाम याद रखिएगा, शेख सलीम चिश्ती का नाम याद रखिएगा। किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर का पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा, शेख सलीम चिश्ती नहीं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। क्या हो जाएगा? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ध्यान रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट का अगर बात करें कि सूफी मत की फिरदौसी सिलसिला कहाँ सबसे अधिक प्रचलित हुआ? सूफी मत की फिरदौसी सिलसिला कहाँ सबसे अधिक प्रचलित हुआ? तो आपको हो जाएगा बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। सूफी मत के फिरदौसी सिलसिला कहाँ सबसे अधिक प्रचलित हुआ? तो कहाँ हुआ था? बिहार में सबसे अधिक प्रचलित हुआ था। नेक्स्ट, कबीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो याद रखिएगा मगहर में। कबीर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो मगहर में हुई थी। भक्ति आंदोलन के उत्कर्ष के निम्न में से कौन से कारण थे? भक्ति आंदोलन के उत्कर्ष के निम्न में से कौन से कारण थे? तो याद रखिएगा, यह हो जाएगा
इसमें से सभी इसका आंसर कि भक्ति आंदोलन के उत्कर्ष के निम्न में से कौन से कारण थे, तो देखिए जाति व्यवस्था के बंधनों में शिथिलता, इस्लाम के साथ सहयोग से समाज में सहिष्णुता की भावना का विकास और विचार और कर्म दोनों स्तर पर समाज का उन्नयन, यानी तीनों के तीनों जो बात है यह भक्ति आंदोलन के उत्कर्ष में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि धर्मों में जाति व्यवस्था के बंधन में शिथिलता था, इस्लाम के साथ सहयोग के समाज में सहिष्णुता की भावना को विकास को लेकर के, और विचार और कर्म दोनों स्तर पर समाज का उन्नयन था। इस कारण से भक्ति आंदोलन का उत्कर्ष इन कारणों से हुआ था। तो सब के सब सही है। नेक्स्ट, भगवान सिर्फ मनुष्य के गुणों को जानते हैं, जाति नहीं पूछते, परलोक में कोई जाति नहीं है। यह कथन किसने कहा था कि भगवान सिर्फ मनुष्य के गुणों को जानते हैं, जाति नहीं पूछते, परलोक में कोई जाति नहीं है? यह किसने कहा था? तो याद रखिएगा यह गुरु नानक ने कहा था। किसने कहा था यह? तो यह गुरु नानक जी ने कहा था। 52 का सी याद रखिएगा, गुरु नानक। नेक्स्ट, अपने मत के प्रचार हेतु आम जनता की भाषा हिंदी का प्रयोग करने वाला प्रथम भक्ति संत कौन था? अपने मत के प्रचार हेतु आम जनता की भाषा हिंदी का प्रयोग करने वाला पहला भक्ति संत कौन था? तो पहला भक्ति संत कौन था? रामानंद। रामानंद का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, शाक्त और कुत्ते दोनों भाई भाई हैं। शाक्त और कुत्ते दोनों भाई भाई हैं, जब एक भौंकता है तो दूसरा सोता है। यह किसका वक्तव्य है? बोल रहा है कि शाक्त और कुत्ते दोनों भाई भाई हैं, जब एक भौंकता है तो दूसरा सोता है। यह किसका वक्तव्य है? तो आपको ध्यान रखना है, यह कबीर का है। किनका है? कबीर का है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कबीर के मृत्यु के पश्चात उसकी कब्र कहाँ बनी? कबीर के मृत्यु के पश्चात उनकी कब्र कहाँ बनी? तो याद रखिएगा उनकी कब्र बनी कहाँ? मगहर में। कहाँ? मगहर में, क्योंकि मृत्यु भी उनका कहाँ हुआ था? मगहर में। मेरे लिए आस्तिक और नास्तिक एक समान है। मेरे लिए आस्तिक और नास्तिक एक समान है। मुझे किसी संप्रदाय, धर्म या पंथ से क्या लेना देना? यह किसका वक्तव्य है? बोल रहा है कि मेरे लिए आस्तिक और नास्तिक एक समान है, मुझे किसी संप्रदाय, धर्म या पंथ से क्या लेना देना? यह वक्तव्य किसका है? तो आपको ध्यान रखना है, यह वक्तव्य किसका है? तो यह वक्तव्य है शेख निजामुद्दीन औलिया का। शेख निजामुद्दीन औलिया का। जो भगवान के सम्मुख अपने को नीचा समझते हैं, जो भगवान के सम्मुख अपने को नीचा समझते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है। यह किसका वक्तव्य है? तो ध्यान रखिएगा यह वक्तव्य है दादू का। किसको? दादू का, दादू मियाँ। नेक्स्ट, भक्ति एक स्वीकृत मार्ग है। भक्ति क्या है? तो भक्ति एक स्वीकृत मार्ग है जो निम्न में से किस ओर अग्रसर करती है? तो भक्ति एक स्वीकृत मार्ग है जो निम्न में से किस ओर अग्रसर करती है? तो आपको ध्यान रखना है यह परमानंद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति और प्रकृति के साथ संयुक्ता, यानी तीनों का तीनों क्या आंसर हो जाएगा इसका? सही है कि भक्ति एक स्वीकृति मार्ग है जो किस ओर अग्रसर करती है? तो परमानंद की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति और प्रकृति के साथ संयुक्ता, सभी का सभी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन का इतिहास निम्न में से कब शुरू होता है? तो भक्ति आंदोलन का जो इतिहास है यह शुरू होता है शंकराचार्य से। कब से शुरू होता है? शंकराचार्य से, ध्यान रखिएगा। भक्ति आंदोलन के विकास तथा लोकप्रियता में महाराष्ट्र के निम्न में से कौन से संतों का महत्वपूर्ण योगदान था? भक्ति आंदोलन के विकास तथा लोकप्रियता में महाराष्ट्र के, कहाँ के? महाराष्ट्र के निम्न में से कौन से संतों का महत्वपूर्ण योगदान था? तो आपको ध्यान रखना है यह क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी ज्ञानेश्वर, हेमाद्री और नामदेव तीनों के तीनों का क्या है? महाराष्ट्र है और इनका महत्वपूर्ण योगदान है भक्ति आंदोलन के विकास में। नेक्स्ट का बात करें कि भारत में सुहारवर्दी सिलसिले को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो भारत में जो सुहारवर्दी सिलसिले हैं इसको लोकप्रिय बनाने का किसको जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि बहाउद्दीन जकारिया। कौन है? बहाउद्दीन जकारियों को जाता है, बहाउद्दीन जकारियों को। तो बहाउद्दीन जकारिया नाम याद रखिएगा, बहाउद्दीन जकारिया। नेक्स्ट, विशिष्ट द्वैतवाद का प्रवर्तक कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है रामानुज। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो रामानुज थे, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू हुआ और बाद में यह उत्तर भारत में फैला। उत्तर भारत में उसे फैलाने का श्रेय किसे जाता है? तो आपको ध्यान रखना है रामानंद को। किसको जाता है? रामानंद को जाता है। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखिएगा प्रयाग में। रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था?
प्रयाग में हुआ था। रामानंद के प्रमुख शिष्य निम्नलिखित में से कौन थे? रामानंद के प्रमुख शिष्य निम्नलिखित में से कौन थे? तो याद रखिएगा, यह इनके रामानंद के प्रमुख शिष्यों में कबीर भी थे, रविदास भी थे और सेन भी थे। कबीर भी थे, रविदास भी थे और सेन भी थे। तो सभी के सभी आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भक्ति संत के अनुसार निम्न में से कौन सही है? तो भक्ति संत के अनुसार निम्न में से कौन सही है? तो आप ध्यान रखिए कि मनुष्य का पारस्परिक संबंध मातृत्व पर आधारित होना चाहिए, ये बात सही है। ईश्वर और मनुष्य के बीच का संबंध प्रेम पर आधारित होना चाहिए, ये भी सही है। गाय को ईश्वर का प्रतीक मानकर पूजन चाहिए, यह भी सही है। यानी सब के सब इसमें क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नयनार किस धर्म से संबंधित है? ध्यान रखिएगा। तो नयनार किस धर्म से संबंधित हो जाएगा? शैव से। किससे हो जाएगा? शैव से नयनार। नेक्स्ट का देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है यह 14वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में हुई थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। नेक्स्ट, विजयनगर पर आक्रमण कर इसे लूटा गया था। तो विजयनगर पे आक्रमण कर इसे कब लूटा गया? 1565 में। 1565 में विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः विनष्ट हो गया। विजयनगर साम्राज्य पूर्णतः विनष्ट हो गया। कब विनष्ट हो गया? तो याद रखिएगा कि पूर्णतः कब विनष्ट हो गया? तो यह विनष्ट हो गया था 17वीं 18वीं शताब्दी तक। 17वीं 18वीं शताब्दी तक यह पूर्णतः क्या हो गया? एक तरीका से विनष्ट हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट, विजयनगर शहर को पूर्णतः ध्वस्त हो जाने के बाद इसे हम्पी नाम से याद रखा गया। जिस नाम का विभाव स्थानीय देवी के नाम से हुआ, उस देवी का नाम क्या था? तो आपको ध्यान रखना है, उस देवी का नाम था पंपा देवी। क्या नाम था? पंपा देवी का नाम याद रखिएगा। हम्पी के भग्नावशेष एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेनी द्वारा प्रकाश में लाए गए। तो हम्पी के जो भग्नावशेष है, एक इंजीनियर थे, एक अभियंता थे तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेनी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। कब लाया गया था? तो याद रखिएगा, यह लाया गया था 1800 ईस्वी में। कब लाया गया था? 1800 ईस्वी में। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट का बात करते हैं, हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी? तो याद रखिएगा 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट, विजयनगर शासकों कि जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम था। विजयनगर शासकों के जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका क्या नाम था? तो ध्यान रखिएगा, उनका नाम गजपति था। क्या नाम था? गजपति था। नेक्स्ट, होयसलों के राज का विकास हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि होयसलों के राज का विकास हुआ था कहाँ? कर्नाटक में। विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? तो विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? रोय कह के बुलाते थे। याद रखिएगा, राय। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई? दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई? तो याद रखिएगा, यह क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस वंश के थे? तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक थे वह किस वंश के थे? तो याद रखिएगा, वो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस वंश के थे? तो याद रखिएगा, संगम वंश के। किस वंश के थे? संगम वंश के थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस वंश के थे? संगम वंश के थे। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का क्या नाम था? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक का क्या नाम था? तो ध्यान रखिएगा, हरिहर एवं बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य किन दो नदियों के दोआब में फला फूला? विजयनगर साम्राज्य किन दो नदियों के दोआब में फला फूला? तो आपको ध्यान रखना है, कृष्णा एवं तुंगभद्रा दोआब। दोआब बोलते हैं दो नदियों के क्षेत्र को, दोआब बोलते हैं। दो नदियों के क्षेत्र को दोआब बोलते हैं। विजयनगर साम्राज्य की किस साम्राज्य में हमेशा प्रतिस्पर्धा चलती रही? विजयनगर साम्राज्य की किस साम्राज्य से हमेशा प्रतिस्पर्धा चलती रही, लड़ाई झगड़ा होता रहा? तो आपको ध्यान रखना है, यह हो जाएगा बहमनी साम्राज्य से। विजयनगर का हमेशा लड़ाई होते रहता था, किससे? बहमनी साम्राज्य से।
विजयनगर साम्राज्य, तो जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो विजयनगर राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा कहाँ पे? हम्पी। किस देवी के नाम पर विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी का नामकरण हुआ? तो किस देवी के नाम पर विजयनगर राज्य की राजधानी हम्पी का नामकरण हुआ? तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका पंपा देवी के नाम पे, पंपा देवी के नाम पे। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो बताइए विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ध्यान रखिएगा, राजा कृष्णदेव राय, राजा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय तुल्लु वंश से। किस वंश से? तुल्लु वंश से। कृष्णदेव राय तुल्लु वंश से संबंधित हैं, याद रखिएगा। अमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ की रचना किस राजा ने की थी? अमुक्तमाल्याद बहुत इंपॉर्टेंट है। अमुक्तमाल्याद नामक ग्रंथ की रचना किस राजा ने की थी? तो आपको ध्यान रखना है, अमुक्तमाल्याद की रचना किसने की? कृष्णदेव राय ने, कृष्णदेव राय ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की अंतिम शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो आपको ध्यान रखना है कि विजयनगर का अंतिम शासक था रंगा तृतीय। कौन था? रंगा तृतीय। राजा सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवा के लिए भूमि प्रदान करता था, जिसे क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा अमरम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमरम कहा जाता था। नेक्स्ट, अयंगर व्यवस्था किस साम्राज्य में प्रचलित थी? तो जो अयंगर व्यवस्था है वह किस साम्राज्य में प्रचलित थी? तो आपको ध्यान रखना है विजयनगर साम्राज्य में, विजयनगर साम्राज्य में। विजयनगर के जो शासक हैं किस देवता के नाम पर शासन करते थे? तो विजयनगर के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे? तो आपको ध्यान रखना है ये विरूपाक्ष देवता। कौन देवता? विरूपाक्ष देवता के नाम पर शासन करते थे। बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? बहमनी राज्य की स्थापना कब हुई? तो 1347 ईस्वी में। नेक्स्ट, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुई? तो उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुई? तो याद रखिएगा 1435 ईस्वी में। तो उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना कब हुई? 1435 ईस्वी में। नेक्स्ट, अहमदनगर, बीजापुर तथा बरार सल्तनतों का उदय हुआ था। तो बोल रहा है कि अहमदनगर, बीजापुर और बरार सल्तनतों का उदय कब हुआ था? तो याद रखिएगा यह हुआ था 1490 ईस्वी में, 1490 ईस्वी में। नेक्स्ट, जो यात्री बरबोसा है इसका संबंध किससे है? तो याद रखिएगा इसका संबंध पुर्तगाल से है। यात्री बरबोसा कहाँ से था? तो पुर्तगाल से था। नेक्स्ट, 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में लगभग जितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे वह संख्या क्या थी? तो याद रखिएगा वह संख्या थी 85%। कितना परसेंट? 85%। नेक्स्ट, मुगल काल में जितने वर्गों के लोग कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा वे दोनों ही फसल की हिस्सों के दावेदार थे। बोल रहा है कि मुगल काल में जितने वर्गों के लोग कृषि उत्पादन से जुड़े थे तथा वे दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे। तो याद रखिएगा यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा छोटे खेतिहर और भूमिहर सम्राट। छोटे खेतिहर और भूमिहर सम्राट, इस बात को ध्यान रखिएगा। 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई। बोल रहा है कि 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे कौन थी? तो 16वीं शताब्दी में कौन कौन बाहरी ताकतें आई? तो याद रखिएगा वह क्या हो जाएगा? मुगल भी आया, व्यापार करने के लिए लोग भी बाहर से आए, और मुद्रा और मार्केट, मनी और बाजार भी आया। यानी सब के सब इसमें क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थे। मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में क्या शामिल थे? तो याद रखिएगा मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोतों में ऐतिहासिक ग्रंथ भी है, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज भी है, उस कालखंड में बनी इमारतें एवं स्मारक भी है। इसी हिसाब से तीनों के तीनों क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। मुगल काल के
भारतीय फारसी स्रोत के मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर प्रयोग करते थे। तो मुगल काल के दौरान भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या उपयोग करते थे? तो ध्यान रखिएगा, यह रैयत या रियाया भी बोला जाता था, मुजरियान भी बोला जाता था, आसामी या किसान भी बोला जाता था। यानी ये सारे के सारे बात किसानों के लिए आए हैं। सारे के सारे बात किसके लिए आए हैं? किसानों के लिए आए हैं, ध्यान रखिएगा। मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली, मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन थी? तो याद रखिएगा कि मुगल काल में उगाई जाने वाली सबसे जो ज्यादा फसल थी वह कौन थी? चावल थी, गेहूं थी और ज्वार बाजरा आदि। याद रखिएगा, चावल, गेहूं और ज्वार बाजरा मुगल काल के दौरान उगाया जाता था। बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा, ठीक है, इनमें से चुनना है कि बाबर के जो संस्मरण है उसका सही नाम एवं भाषा क्या है। तो बाबर का संस्मरण तुजु के बाबरी, जो किस भाषा में लिखा हुआ था? तुर्की में। तुजु के बाबरी किस भाषा में लिखा हुआ था? तुर्की में। तो तू से तुजु के बाबरी और तू से तुर्की, तुर्की में लिखा हुआ था। इस तरीका से याद रखिएगा। भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी करीब कितना हो गया था? भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी करीब हो गई थी। कितनी हो गई थी? तो याद रखिएगा 5 करोड़। कितनी? 5 करोड़। खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? ऋतु का नाम पूछा है तो याद रखिएगा यह पतझड़ में, ऑटमन में। तो पतझड़ में याद रखिएगा, ऋतु का नाम है। रबी फसल किस ऋतु में होती है? और वही रबी का पूछे कि रबी किस ऋतु में होती है, तो रबी किस ऋतु में होती है? बसंत ऋतु में होती है, ध्यान रखिएगा। आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी। आईने के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें कितनी होती थी? तो याद रखिएगा कितने होती थी? तो 3 होती थी। कितनी होती थी? 3 होती थी। मतलब आईने अकबरी जो किताब है उसी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्र में जहां भी खेती हो सकता था वर्ष में कुल कितने फसलें उगाई जाती थी? तो 3 तरह के। 7, आईन हमें बताती हैं कि फसलों की दोनों ऋतुओं को मिलाकर आगरा में जितने किस्म की फसलें कुल उगाई जाती थी वह संख्या है। तो याद रखिएगा यह कितना हो जाएगा? 39। कितना हो जाएगा? यह कितना हो जाएगा? तो 39, 39 टाइप के फसलें उगाई जाती थी। कहाँ? मिलाकर आगरा में जितने किस्मों की फसलें उगाई जाती थी तो आगरा में कितने? 39। आईन के अनुसार मुगल काल में दोनों मौसमों की फसलों को मिलाकर दिल्ली प्रांत में जितने किस्मों की फसलें उगाई जाती थी उनकी संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा उनकी संख्या कितनी थी? 43 थी। तो आगरा में 39 किस्म का फसल और दिल्ली में कितने किस्म का फसल? 43 किस्म का फसल उगाई जाती थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था? बोल रहा है कि 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? याद रखिएगा मक्का। क्या नाम था उसका? मक्का नाम था। नेक्स्ट, 17वीं सदी में जो नए फल तथा सब्जियां भारत में नई दुनिया से लाई गई उनमें शामिल थी। तो 17वीं सदी में जो नए फल तथा सब्जियां भारत में नई दुनिया से लाई गई थी उनमें शामिल थी। तो याद रखिएगा उनमें क्या शामिल थी? तो हो जाएगा आपका टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास और पपीता। टमाटर, आलू, मिर्च, अनानास और पपीता, याद रखिएगा। नेक्स्ट, मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था। तो याद रखिएगा क्या हुआ करता था? तो आपको ध्यान रखना है खेतीहर किसान, पंचायत और गांव का मुखिया, या इसी को मुकद्दम बोला जाता था, ध्यान रखिएगा। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे कहते थे। तो पंचायत का सरदार जो मुखिया होता था उसे क्या कहते थे? तो अभी देखें मुकद्दम या मुखिया कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, गांव के मुखिया या मुकद्दम
या मंडल का मुख्य कार्य था। तो गांव का मुखिया या मुकद्दम या मंडल का मुख्य कार्य था। तो मुख्य कार्य क्या था? तो आपको ध्यान रखना है, गांव के आमदनी व खर्च का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना। गांव की आमदनी व खर्च का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना। नेक्स्ट, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के जिस भाग में आते हैं वे हैं। तो वे कौन हैं? पश्चिम। कहाँ? पश्चिमी भाग में। खाली पड़ी लेकिन उपजाऊ जमीन, खाली पड़ी लेकिन उपजाऊ जमीन जो दस्तकारों की पुश्तैनी अधिकार वाली बन गई तथा जिसे ऐतिहासिक भाषा में मिरास या वतन कहा गया, उनका संबंध मुख्यतः देश के जिस क्षेत्र से था उसका नाम क्या था? बोल रहा है कि जो खाली पड़ी है लेकिन उपजाऊ जमीन है जो दस्तकारों की पुश्तैनी अधिकार वाली बन गई तथा जिसे ऐतिहासिक भाषा में मिरास या वतन कहा गया, उनका संबंध मुख्यतः देश के जिस क्षेत्र से था उसका नाम था। तो उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था बाबू, याद रखिएगा, महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कहाँ पे था? महाराष्ट्र में था। नेक्स्ट बात करते हैं, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने। किसने की? अबुल फजल में। याद रखिएगा, आईने अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है? आईने अकबरी अकबरनामा के किस खंड से जब पूछा जाए कि आईने अकबरी जो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है, तो याद रखिएगा यह किस खंड से संबंधित है? तो यह तृतीय खंड से संबंधित है। कौन सा खंड से? तृतीय खंड से संबंधित है। नेक्स्ट, किस ग्रंथ में भारत की कृषि व्यवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है? किस ग्रंथ में भारत की कृषि व्यवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है? तो आपको ध्यान रखना है, बाबरनामा में। बाबरनामा में डाला गया। नेक्स्ट, अकबर के समय सूबों की संख्या कितनी थी? अकबर के समय सूबों की संख्या कितनी थी? 15 थी। अबुल फजल की जीवनी आईने अकबरी को किस भाग में वर्णित है? अबुल फजल की जीवनी आईने अकबरी के किस भाग में वर्णित है? तो अबुल फजल की जीवनी किस भाग में वर्णित है? तो याद रखिएगा, 5वां भाग में। 5वां भाग में। किस ग्रंथ में कृषि, खेतों की जुताई, करों की वसूली, राज्य व जमींदारों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा, वह आईने अकबरी है। कौन है? आईने अकबरी। नेक्स्ट, अबुल फजल की कृति अकबरनामा, अबुल फजल की कृति अकबरनामा एवं आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी हुई है? तो आपको ध्यान रखना है, यह किस भाषा में लिखी हुई है? तो यह लिखी हुई है फारसी में। किसमें? फारसी में। नेक्स्ट, अकबर की आलोचना किस विद्वान ने की? अकबर की आलोचना किस विद्वान ने की? तो आपको ध्यान रखना है, बदायूनी ने। किसने? बदायूनी ने। नेक्स्ट, अकबर के समय खालसा भूमि, अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार था? तो अकबर के समय खालसा भूमि में किसका अधिकार था? तो सम्राट का अधिकार होता था खालसा भूमि पे। 1563 ईस्वी में खालसा भूभागों की देखभाल करने हेतु अकबर ने किसे नियुक्त किया? बोल रहा है कि 1563 ईस्वी में खालसा भूभागों की देखभाल करने हेतु अकबर ने किसे नियुक्त किया? तो आपको ध्यान रखना है, एतमाद खान को। किसको? एतमाद खान को ध्यान रखिएगा। मुगल काल के दौरान प्रचलित निम्नलिखित में से किस भूराजस्व प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से है? किससे है? याद रखिएगा, मुगल काल के दौरान प्रचलित निम्नलिखित में से किस भूराजस्व प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से है? तो याद रखिएगा, वह कौन हो जाएगा? जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वर भूमि को किस रूप में वर्गीकृत किया गया? बोल रहा है कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वर भूमि को किस रूप में वर्गीकृत किया गया था? तो ध्यान रखना है, पोलज के नाम से। किस वर्ग में? पोलज वर्ग में वर्गीकृत किया गया। पोलज एवं प्रतिभूमि, पोलज एवं प्रतिभूमि से सामान्यतः उपज का भूमि कर वसूल किया जाता था। बोल रहा है कि पोलज एवं प्रतिभूमि से सामान्यतः उपज का, प्रोडक्शन का
भूमि कर कितना वसूल किया जाता था? तो आपको ध्यान रखना है 1/3 भाग, 1/3 भाग। जरिवाना, जरिवाना एवं महासिलाना कर किसके समय में लागू किया गया? जरिवाना एवं महासिलाना नामक जो टैक्स है, कर है, यह किसके समय में लागू किया गया था? तो ध्यान रखना है यह लागू किया गया था किसके समय में? तो यह शेरशाह के समय में। किसके समय में? शेरशाह के समय में जरिवाना एवं महासिलाना टैक्स लगता था। ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट, भूमि बंदोबस्त प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का प्रथम श्रेय किसे जाता है? भूमि बंदोबस्त प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का प्रथम श्रेय किसे जाता है? तो ध्यान रखिएगा शेरशाह का। किसका? शेरशाह का। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? तो याद रखिएगा 1519 में। 1519 में पहला आक्रमण किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहला आक्रमण पूछे तो 1519 मार दीजिएगा, 1526 मत मारिएगा पानीपत का। बाबर ने भारत में पहला जो आक्रमण किया था वह 1519 में किया था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बाबर ने भारत के किस भाग पर पहला आक्रमण किया? बाबर ने भारत के किस भाग पर पहला आक्रमण किया? तो याद रखिएगा बाबर ने पहला आक्रमण भेरा, खुशाब एवं चेनाब वाले क्षेत्र पर किया था। और कब किया था बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण? 1519 में किया था। 1519 में किया था, याद रखिएगा। तो पहला आक्रमण भेरा पर, इस बात को ध्यान रखिए। नेक्स्ट, बाबर ने बदखसा कब जीता? बाबर ने बदखसा कब जीता? तो 1520 में। कब जीता? 1520 में। तो बाबर ने बदखसा कब जीता? 1520 में। नेक्स्ट, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। याद रखिएगा, इजी सवाल है, बार बार पूछता है। पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस रण कौशल का प्रदर्शन किया? तो पानीपत के युद्ध में बाबर ने किस रण कौशल का प्रदर्शन किया था? तो याद रखिएगा यह हो जाएगा आपका तुगलुमा। कौन है? तुलगमा युद्ध नीति यूज किया था। कौन? बाबर ने। नेक्स्ट, भारत में तुर्क अफगान शासन का अंत कब हुआ? भारत में तुर्क अफगान शासन का अंत कब हुआ? तो याद रखिएगा यह कब हुआ? 1526 में। बाबर को कलंदर क्यों कहा जाता है? बाबर को कलंदर क्यों कहा जाता है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल, कि बाबर को कलंदर क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि बाबर ने दिल्ली और आगरा से प्राप्त कोष को अपने सैनिकों तथा सगे संबंधियों के बीच दोनों हाथों से लुटाया था, इसीलिए बाबर को क्या कहा जाता है? कलंदर। तो पूछे कि बाबर को कलंदर क्यों कहा जाता है? तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाबर ने दिल्ली और आगरा से प्राप्त कोष को अपने सैनिकों तथा सगे संबंधियों के बीच दोनों हाथों से लुटाया था, मतलब खूब बांटा था। नेक्स्ट, बाबर के समय चंदेरी का दुर्ग किसके अधिकार में था? तो बाबर के समय चंदेरी का जो दुर्ग है वह किसके हाथों में था? तो मेदिनी राय के हाथों में था। ध्यान रखिएगा, मेदिनी राय। खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध आपसे पूछे कि कब हुआ, तो आपको ध्यान रखना है कि खानवा का युद्ध कब हुआ है? तो यह हुआ है 1527 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो अगर आपसे पूछे कि घाघरा का युद्ध कब हुआ, तो घाघरा का युद्ध आपको कब हुआ? 1529 में। घाघरा का युद्ध कब हुआ है? 1529 में। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछे कि बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया? बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया? तो आपको ध्यान रखना है घाघरा के युद्ध में। कौन युद्ध में? घाघरा के युद्ध में। नेक्स्ट, भारत में बाबर का साम्राज्य निम्न में से कहां तक फैला था? भारत में बाबर का जो साम्राज्य है निम्न में से कहां तक फैला था? तो ध्यान रखिएगा कहां तक फैला था? पूर्व में बंगाल से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक। पूर्व में बंगाल से लेकर दक्षिण में ग्वालियर तक फैला था। ध्यान रखिएगा, सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर के संस्मरण का क्या नाम है? तो बाबर के संस्मरण का क्या नाम था? तुजुक-ए बाबरी। बाबर के संस्मरण का क्या नाम था? तुजुक-ए बाबरी। नेक्स्ट, हुमायूं की मां का क्या नाम था? हुमायूं की मां का क्या नाम था? तो आपको ध्यान रखना है हुमायूं की मां का नाम महिम बेगम था। क्या था? महिम बेगम। नूरजहां का शासनकाल क्या था? तो
तो नूरजहां का शासनकाल था 1611 से 1627। 1611 से 1627 नूरजहां का शासनकाल था। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम क्षण कहाँ बिताए? औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम क्षण बिताए। तो औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम क्षण कहाँ बिताए हैं? तो याद रखिएगा पश्चिमी भारत में। कहाँ? पश्चिम भारत में। बाबरनामा किसकी रचना थी? तो बाबरनामा की रचना किसने की है? तो याद रखिएगा यह किसने की है? बाबर ने की है। नेक्स्ट, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी में। कहाँ पे? फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर में। नेक्स्ट, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ? दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ? तो याद रखिएगा यह हुआ था शाहजहां के काल में। किसके काल में? शाहजहां के काल में। नेक्स्ट, केवल मुगल काल का कुल कालांश माना जा सकता है। केवल मुगल काल का कुल कालांश यानी कब तक मुगल काल शासन किया, कब से कब तक? तो याद रखिएगा यह आपका हो जाएगा 1530 से लेके 1540 एंड 1555 से लेके 1555 से लेकर 1857। तो केवल मुगल काल का कुल कालांश लगभग माना जाएगा तो 1530 से 40 और फिर 1555 से लेके 1857 तक याद रखिएगा। नेक्स्ट, अंग्रेजी में मुगल दरबारी इतिहासकारों द्वारा लेखन कार्य का आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की शैली को नाम दिया है। अंग्रेजी में मुगल दरबारी इतिहासकारों द्वारा लेखन कार्य का आधुनिक इतिहासकारों ने मूल पाठ की शैली को नाम दिया है। तो क्या नाम दिया है? तो ध्यान रखिएगा इसको क्रॉनिकल्स बोला जाता है, इतिवृत्ति। क्या माना जाता है? इतिवृत्ति नाम दिया गया, क्रॉनिकल्स। नेक्स्ट, मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ है। मुगल नाम कहाँ से डिराइव हुआ है? तो याद रखिएगा मुगल नाम कहाँ से डिराइव हुआ है? मंगोल से। कहाँ से? मंगोल से। मुगल राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए अपने लिए जो नाम चुना, मुगल राजवंश के शासकों ने स्वयं के लिए अपने लिए जो नाम चुना वह क्या था? तो वह क्या था? याद रखिएगा तैमूरी। क्या था? तैमूरी। जंगल बुक के युवा नायक, जंगल बुक के युवा नायक मोगली का लेखक, मोगली तथा लेखक उसका कौन है? तो रुडयार्ड किपलिंग का नाम याद रखिएगा, रुडयार्ड किपलिंग का। मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा मुगल साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है बाबर का नाम। नेक्स्ट, नसीरुद्दीन हुमायूं का कार्यकाल था। तो हुमायूं का जो कार्यकाल है, हुमायूं का कार्यकाल क्या है? तो याद रखिएगा 1530 से 40 और 1555-56 में फिर मर जाता है। मुगल सम्राटों में सामान्यतः महानतम सम्राट माना जाता है। जो मुगल सम्राट है उसमें सबसे महान सम्राट किसको माना जाता है? तो याद रखिएगा जलालुद्दीन अकबर को। किसको? अकबर को सबसे महान मुगलों में माना जाता है। सफावियों की मुख्यतः सत्ता थी। तो बोल रहा है कि सफावियों की मुख्यतः जो सत्ता थी वह कहाँ थी? तो ईरान में। कहाँ? ईरान में। औरंगजेब का देहांत हुआ था तो 1707 में औरंगजेब क्या हो गया था? मर गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। तो बहादुर शाह जफर को किसने उखाड़ फेंका था? तो याद रखिएगा अंग्रेजों ने। किसने? अंग्रेजों ने। नेक्स्ट, आलमगीर, जिस मुगल सम्राट की एक पदवी थी उसका क्या नाम था? तो आलमगीर के नाम से कौन मुगल बादशाह जाना जाता था? तो याद रखिएगा औरंगजेब को कहा जाता था। औरंगजेब को कहा जाता था आलमगीर। नेक्स्ट, चगताई तुर्क, जो चगताई तुर्क के बारे में निम्न में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक ठीक है? तो चगताई तुर्क के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ध्यान रखिएगा कि यह जो कंसीडर्ड देमसेल्व्स द लाइनेज ऑफ द एल्डेस्ट सन ऑफ चंगेज खान। तो चगताई तुर्क के बारे में कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है? तो याद रखिएगा कि जो एल्डेस्ट बेटे जो चंगेज खान थे उसके बारे में यह माना जाता है कि जो चगताई तुर्क के निम्न से कौन सा वाक्य सर्वाधिक ठीक है? तो यही कंसीडर, वे खुद को कहाँ मानते थे? किसके एल्डेस्ट सन मानते थे? चंगेज खान के। नेक्स्ट, अकबर ने सोच समझकर जिसको दरबार की मुख्य भाषा बनाया वह कौन सा था? तो अकबर ने सोच समझकर जिसको
दरबार का मुख्य भाषा बनाया, कि ऑफिशियल यह जो लैंग्वेज रहेगा कोर्ट का वह कौन रहेगा, तो याद रखिएगा वह अरेबिक को। किसको बनाया, वह किसको बनाया, तो वह बनाया किसको, अरेबिक नहीं, वह बनाया फारसी को। किसको बनाया था उसको, तो फारसी भाषा को याद रखिएगा। तो अकबर ने किसे दरबारी भाषा चुना, तो याद रखिएगा अकबर ने फारसी को दरबारी भाषा चुना, फारसी को दरबारी भाषा चुना। नेक्स्ट, जिस पुस्तक के अनुवाद के लिए रज्मनामा शब्द का प्रयोग किया गया है वह कौन है, तो रज्मनामा, रज्मनामा किसके लिए, महाभारत के लिए। तो रज्मनामा नाम से जिस पुस्तक को अनुवाद के लिए रज्मनामा शब्द को चुना गया वह कौन था, महाभारत को रज्मनामा। मुगल कालीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो मुगल कालीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो मुगल कालीन इतिहास के बारे में, मुगल कालीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी हमें ऑटोबायोग्राफीज रिटेन बाय मुगल रूलर्स, इससे भी हमको जानकारी मिलती है। अकाउंट्स रिटेन बाय द कोर्ट हिस्टोरियंस ऑफ मुगल रूलर, जो भी मुगलों के दरबार में रहते थे वो जो भी बुक लिखे हैं उनसे हमको जानकारी मिलती है। कलेक्शन ऑफ वेरियस फार्मर्स ऑर्डर्स ऑफ द इम्पेयर्स, और हमको बहुत सारे किसानों के जो भी कलेक्शन वहाँ पे मिले हैं राजाओं के तरफ से, उससे हमको जानकारी, यानी सभी के सभी से हमें मुगल कालीन इतिहासकारों की जानकारी मिलती है। तुजु के बाबरी का लेखक कौन है, तो तुजु के बाबरी का लेखक कौन हो जाएगा, तो खुद बाबर है, क्योंकि इसका आत्मकथा है। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है, तो तुजु के बाबरी तुर्की भाषा में, किस भाषा में लिखी गई है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में, बहुत इजी सवाल है। खानवा का युद्ध में बाबर ने किस राजपूत शासक को पराजित किया था, तो खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हराया था, तो याद रखिएगा खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको हरा दिया था, राणा सांगा को, राणा सांगा को। कौन सा शासक हुमायूं के पतन का कारण बना, कौन सा शासक हुमायूं के पतन का कारण बना, तो याद रखिएगा हुमायूं के शासन का पतन का कारण कौन बना, शेरशाह, शेरशाह। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड एवं अनेक सरायों का निर्माण कराया था, तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कौन करवाया था, शेरशाह ने करवाया था। कौन करवाया था, शेरशाह ने। अकबर कब सिंहासन पर बैठा, तो अकबर कब सिंहासन पर बैठा, 1556 में। अकबर जब गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र क्या थी, तो अकबर जब गद्दी पर बैठा तो उसकी उम्र कितना थी, तो मात्र 13 वर्ष का, 13 वर्ष की उम्र में अकबर ने गद्दी पर बैठा। कितने वर्ष, 13 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट, नूरजहां किसकी पत्नी थी, नूरजहां किसकी पत्नी थी, तो जहांगीर की। यह सब इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। किसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, किसके शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि शाहजहां के कार्यकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। दक्षिणी राज्य अहमदनगर, दक्षिणी राज्य अहमदनगर को अंतिम रूप से किसने विजित किया, तो दक्षिणी राज्य अहमदनगर को अंतिम रूप से किसने विजित किया था, कौन जीता था, तो याद रखिएगा जहांगीर ने जीता था। कौन जीता था, जहांगीर ने। उत्तराधिकार का युद्ध अंततः किस शासक ने जीता, बोल रहा है कि उत्तराधिकार का युद्ध अंततः किस शासक ने जीता, तो आपको ध्यान रखना है औरंगजेब ने। किसने, औरंगजेब ने। दारा सिकों को मार करके राजा बना। किसके समय में मुगल प्रांतों की संख्या सबसे अधिक थी, किसके समय में मुगल प्रांतों की संख्या सबसे अधिक थी, तो किसके समय में, तो याद रखिएगा औरंगजेब के समय में सबसे अधिक थी मुगल प्रांतों की संख्या। मीर बख्शी का नाम अधिकारी प्रमुख था, मीर बख्शी नाम अधिकारी जो था वह किस चीज़ का प्रमुख होता था, तो आपको याद रखना है कि वह किसका प्रमुख होता था, मिलिट्री डिपार्टमेंट का, यानी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। कौन, सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था, तो आपका होता था मीर बख्शी, मिलिट्री डिपार्टमेंट। शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का निर्णायक युद्ध कहाँ हुआ, शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकारी का निर्णायक युद्ध कहाँ हुआ, तो आपको ध्यान रखना है यह युद्ध हुआ था सामूगढ़ में। कहाँ हुआ था, सामूगढ़ में, याद रखिएगा। किस मुगल सम्राट ने अपने वृद्ध पिता को बंदी गृह में डाल दिया, किस मुगल सम्राट ने अपने वृद्ध पिता को बंदी गृह में डाल दिया था, तो याद रखिएगा वह कौन था, औरंगजेब ने शाहजहां को गृहबंद में डाल दिया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, दारा सिकोह के पुत्र का क्या नाम था, दारा सिकोह के पुत्र का क्या नाम था, तो आपको ध्यान रखना है उसका नाम था सुलेमान शेख। क्या नाम था, सुलेमान
शेख। दारा शिकोह के पुत्र का क्या नाम था? सुलेमान शेख। नेक्स्ट, औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा? औरंगजेब कब गद्दी पे बैठा? तो आपको ध्यान रखना है 1658 में। औरंगजेब गद्दी पे कब बैठा है? 1658 में। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो जिंदा पीर किसे कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। नेक्स्ट, औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर कब लगाया? औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर कब लगाया औरंगजेब ने दोबारा? तो आपको ध्यान रखना है 12 अप्रैल 1679 को। तो औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर कब लगाया? 12 अप्रैल 1679 को लगाया। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, औरंगजेब ने कब हिंदुओं की होली दीपावली उत्सवों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो औरंगजेब ने कब हिंदुओं की होली और दीपावली के उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ध्यान रखिएगा 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट, औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया? औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया? इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। तो औरंगजेब ने किस सिख गुरु का वध करवाया था? तो गुरु तेज बहादुर को। गुरु तेज बहादुर का याद रखिएगा। औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का मथुरा के किन लोगों ने विरोध किया? औरंगजेब के हिंदू विरोधी नीति का मथुरा के किन लोगों ने विरोध किया? तो आपको ध्यान रखना है जाटों ने। किसने किया विरोध? जाटों ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, 1685 में मथुरा के जाटों ने किसके नेतृत्व में विरोध किया? तो 1685 में मथुरा के जाटों ने किसके नेतृत्व में विरोध किया? तो आपको याद रखना है किसके नेतृत्व में विरोध किया? तो राजा राम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? राजा राम के नेतृत्व में। नेक्स्ट, औरंगजेब के शासन काल में बुंदेलों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो औरंगजेब के शासन काल में बुंदेलों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो याद रखिएगा चंपत राय। किसके नेतृत्व में? चंपत राय के नेतृत्व में। इस बात को ध्यान रखिएगा। वहीं नेक्स्ट अगर देखें कि औरंगजेब ने सनातनी विद्रोह का दमन किया। औरंगजेब ने सनातनी विद्रोह का दमन कब किया? तो आपको ध्यान रखना है 1672 में। 1672 में। खुर्रम किस मुगल सम्राट का नाम था? तो खुर्रम हम सभी जानते, इजी क्वेश्चन है, शाहजहां का बचपन का नाम था। नेक्स्ट, बुलंद दरवाजा किस स्थान पर है? तो बुलंद दरवाजा किस स्थान पे? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है। नेक्स्ट, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा सबसे इजी क्वेश्चन है, सासाराम में। शेर शाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। 1609 ईस्वी में हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो 1609, कहीं कहीं 1608 भी दिखेगा। तो 1608-9 में हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? तो 1609 में हॉकिंस किसके दरबार में आया था? जहांगीर के दरबार में आया था। तो इस तरीका से यहाँ पे यह एक मिडाइवल हिस्ट्री का मैराथन समाप्त होता है। आप इसको बार बार पढ़िएगा और अगर ये सारे सवाल आप लोगों ने याद कर लिया तो याद रखिएगा कि आपका एक भी मिडाइवल हिस्ट्री से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। वेदिका पथ को सब्सक्राइब कीजिए। और वेदिका पथ पर हम पढ़ते नहीं हैं, एग्जाम को जीतते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।